नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवंश और पॉलिटिकल बॉस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दूसरा चैप्टर जिसका नाम था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एंड उससे पहले हमने पढ़ा जो पहला चैप्टर था वो था कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब मैं इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्या नाम है? चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, चुनाव तो सबको पता है कि चुनाव होता क्या है। हमारे देश में जो आम चुनाव होते हैं, चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, आपको सबको पता है कि चुनाव होते क्या है। अब प्रतिनिधित्व क्या होता है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही चुनाव और प्रतिनिधित्व है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, हमको पता है कि हम जब भी चुनाव होते हैं तो हम अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं। हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं, वही कैंडिडेट जब वो जीत जाता है तो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुद्दों को उठाता है, हमारे एरिया के, क्षेत्र के समस्या को उठाता है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है संसद में, वो ही एक तरह से प्रतिनिधित्व कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। मैं मेन चीज आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, जैसे इसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसमें हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि भारत ने कौन सी चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, चुनाव पद्धति को अपनाया गया है, कौन सा चुनाव सिस्टम है भारत के अंदर। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, वयस्क मताधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और इलेक्शन कमीशन जिसे ईसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं, क्या काम करता है देश में, चुनावों को कैसे संपन्न कराता है, XYZ, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रणाली चुनाव में यूज हो रही है, पहले कौन सी थी, अब कौन सी यूज हो रही है, इसके गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी ठीक है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ सिस्टम है जैसे चुनाव प्रणालियां हैं, वो आपको ध्यान से समझना होगा। थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आम नागरिक से थोड़ी परे है, आपको बहुत ध्यान से उसको समझना होगा, तभी आपको समझ आएगी कि किस तरह से चुनाव होता है, ठीक है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व एक तरह से इलेक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर है कि इलेक्शन में कौन कौन सी प्रणालियां यूज हो रही है, ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर ही। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आपको पता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र जिसे जनतंत्र भी बोल देते हैं हम। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता का शासन होता है, जहाँ जनता शासन नहीं चलाती, जनता तो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, लेकिन शासन जनता का होता है क्योंकि वो कैंडिडेट उनका उस गुट का, उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। दोस्तों, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है भारत के अंदर। भारत के अंदर क्या, पूरे देश में ही चल रहा है वैसे तो। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एक बहुत बड़े इंग्लिश स्कॉलर थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्योंकि डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र के ऊपर उनकी परिभाषा बहुत फेमस है, उन्होंने दे रखी है। वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर्स हैं उन्होंने दे रखी है, लेकिन अब्राहम लिंकन ने इसकी सटीक परिभाषा दे दी लोकतंत्र की, जो जनता को आसानी से समझ आ जाए। तो वो क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। क्या बोलते हैं अब्राहम लिंकन कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यानी कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।
इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता स्वयं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शासन चलाती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, जनता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए खुद शासन चलाएगी, ठीक है ना। वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि हम कैंडिडेट कैसे खड़ा करते हैं, कौन से लोकतंत्र के अंदर ये आता है। तो बेसिकली इसकी परिभाषा यही है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ठीक है। अब मैं इसके दो प्रकार बताए हैं आपको लोकतंत्र के। एक बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा बताया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्य स्वयं चलाती है और शासन से संबंधित सभी छोटे या बड़े निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं। पुराने समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जिनकी संख्या 1000 तक होती थी। ऐसे नगर या राज्यों के सारे निर्णय जनता स्वयं लेती है और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू था। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में काफी हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। सिंपल सी बात है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां अपनाया गया है यहाँ की जनसंख्या सीमित थी, बेहद कम थी। अब जैसा हम देखा जाए कि चीन या भारत में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जनसंख्या तो मेरे ख्याल से अरब का भी आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले समय में तो पता नहीं कितनी होगी, ठीक है। तो अगर हम यूनान की बात करें तो यूनान में बहुत पुराने समय में यूनान में बहुत छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और उनकी जनसंख्या बहुत सीमित होती थी, 1000, 1500, 2000 ऐसे होती थी। तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता स्वयं शासन चलाती थी, खुद ही सरकार बनाती थी। और अगर अभी देखा जाए काफी हद तक थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यहाँ पर जनसंख्या कम हो और जनता स्वयं शासन चलाए, खुद स्वयं शासन चलाती है जनता से, ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। वर्तमान समय में ज्यादातर राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है। भारत तथा चीन जैसे देशों की जनसंख्या 1 अरब तक का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में इन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना संभव नहीं है, इसलिए आज दुनिया भर के देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन नहीं चलाती, बल्कि शासन चलाने के लिए जनता एक निश्चित समय के लिए अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करती है, यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको पता है कि अब ज्यादातर देशों की जनसंख्या करोड़ों अरबों में है और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना संभव नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जनता सीधे शासन नहीं चलाती, शासन चलाने के लिए वो अपना एक उम्मीदवार प्रतिनिधि खड़ा कर देती है और उसको चुनाव में भाग लेता है, चुनाव जीतता है और फिर उनका वो प्रतिनिधित्व करता है, सीधे शासन नहीं चलाती। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, चाइना में भी ऐसी है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा, लोकतंत्र समझ आ गया होगा। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क, दोस्तों वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, जो जिसको वोट डालने का अधिकार, उसे कहते हैं हम वयस्क हो चुका है, ठीक है, तब तो उसका वोटर आईडी बनता है। तो वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो होता क्या है ये, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है किसी के अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। विभिन्न देशों में वयस्क होने की आयु अलग अलग मानी जाती है। वर्तमान समय में भारत में 18 वर्ष से अधिक के नागरिकों को वयस्क माना जाता है। स्वतंत्रता के समय हमारे संविधान में वयस्क होने की आयु 21 वर्ष मानी गई थी, परंतु 1989 यानी कि 1989 में संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया और आयु 21 से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स कह रही है, वो कहती है जी पूरे देश में
चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, बशर्ते वो वयस्क हो, उस उम्र को पूरा करता हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं है तुम बच्चे से वोट डलवा दो, बच्चे से ना डाल दो, बच्चा तो ना समझ है, मैच्योर ही नहीं है वो। ठीक है ना? और जब देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के समय, वयस्क होने की जो आयु थी वो थी वोट डालने की, यानी कि वो थी 21 वर्ष। लेकिन 1989 में 1989 में संविधान में 61वां अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संविधान संशोधन किया गया, और उम्र क्या कर दी गई, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान समय में भारत जैसे देशों में 18 जो व्यक्ति 18 वर्ष का है उसको वोट डालने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण का हो, उसको किसी के मतलब उसके साथ किसी का कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो समान रूप से वोट डालेगा। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, जो तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, भारत में आम चुनावों में कौन सी चुनाव प्रणालियों को अपनाया गया है। वो पूछ रहा है कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। तो मैं आपको पहले बता दूं, भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है वो अपनाया गया है सामान्य बहुमत चुनाव प्रणाली। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। ठीक है, सामान्य बहुमत प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि समझने में, चाहे वो कोई अनपढ़ आदमी भी समझे उसको समझ जाएगा, बहुत ईजी, समझने में बहुत सरल है। इसलिए एक ऐसी चुनाव प्रणाली को देश के नेताओं ने रखा जो सबकी समझ आ सके। होती क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। भारत में आम चुनावों में सामान्य बहुमत प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित या विजय घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसके प्राप्त वोटों का प्रतिशत कितना भी हो। इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्याशी विजयी होता है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी कहते हैं। इसे जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी। सिंपल सी बात है, नॉर्मल चुनाव होते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है, भले उसके प्राप्त वोटों का प्रतिशत कितना भी हो। ये होती है सामान्य बहुमत प्रणाली। इसे जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं, प्रथम खंबा पार प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में द पोस्ट प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये होती है सामान्य बहुमत प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आगे मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, कि भारत में चुनाव प्रणाली को अपनाया, भारत में सामान्य बहुमत चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, इसके दो लाभ और हानियां बताइए। जो मैंने बताया आपको, भारत में सिंपल मेजोरिटी सिस्टम को अपनाया गया जो चुनाव होते हैं भारत के अंदर, इसी के तहत चुनाव भारत के अंदर होते हैं। तो उसके लाभ और हानियां क्या है कि हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या है। पहला क्या है, सामान्य बहुमत प्रणाली बहुत आसान प्रणाली है, इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। सामान्य बहुमत प्रणाली में बार बार चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए चुनाव प्रणाली कम खर्चीली भी है। सिंपल है, कोई व्यक्ति समझ सकता है, बार बार चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कोई टिपिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो रहा वोटों का प्रतिशत निकालने के लिए भी। ठीक है, इसलिए खर्चीली भी कम है, समय से चुनाव हो जाते हैं, ज्यादा लंबे समय चुनाव चलते नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा खर्चीला है बजाय सामान्य बहुमत प्रणाली से जो चुनाव होता है। ठीक है ना? दूसरा, इसकी हानियां पढ़ लेते हैं। सामान्य बहुमत प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचती है, क्योंकि प्रत्याशी जनता के बहुत थोड़े वोट प्राप्त करके भी चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए इस प्रणाली में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। इस प्रणाली को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश था और भारत के ज्यादातर नागरिक अशिक्षित थे। इसलिए भारत एक ऐसी प्रणाली चाहता था जो सरल हो। ठीक है ना? जो सरल हो ताकि अशिक्षित व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके, जो कम खर्चीली हो। इसलिए भारत में सामान्य बहुमत चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। हानि क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचती है। कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र के विरुद्ध है प्रणाली, विद्वानों का मानना है, क्योंकि इसमें क्या है
एक तो प्रत्याशी जो होता है वो एक वोट से जीत जाता है, भले उसके अगेंस्ट में कितने भी वोट पड़े हो, ठीक है ना। दूसरा वो क्या बोलना चाह रहा है कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है हमारे देश में, जिसे अल्पमत बोलते हैं, उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाता, ठीक है। अब अपनाए जाने का कारण सिर्फ यही था, जब हमारा देश आज़ाद हो तो हमारे देश की ज़्यादातर जनता क्या थी, निरक्षर थी, इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ऐसी चुनाव प्रणाली को अपनाया जाना था जो बेहद समझने में आसान हो और कम खर्चीली हो, ठीक है। तो ये इसकी हानि है और लाभ है, ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो पूरा चुनाव यानी कि इलेक्शन पे ही डिपेंड है। तो थोड़ा बहुत आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्शन हमारे देश में चल क्या रहे हैं। लहर एक होती है, लहर के हिसाब से इंसान अंदाजा लगाता है कि ये इलेक्शन हो रही है, जीत गए कैंडिडेट। लेकिन आप अगर थ्योरेटिकली पढ़ो कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट तो दिमाग लगाती है ना, चुनाव आयोग भी दिमाग लगाता है, इसको संपन्न कराता है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पूरी बेसिकली कि चुनाव होता क्या है, किस तरीके के चुनाव देश में होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारत में आम चुनावों के दौरान ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि भारत की चुनाव प्रणाली की समक्ष समस्याएं कौन कौन सी है। जो भारत की चुनाव प्रणाली है, जो इलेक्शन भारत में होते हैं, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, ये हमें बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। मेरे ख्याल से 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बड़ी आसानी से। तो ये पढ़ेंगे हम चुनाव के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती है चुनाव प्रणाली के समक्ष। तो पहला तो यही है जातिवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्टिज्म, ठीक है। जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की चुनाव प्रणाली के समक्ष। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को अपनाया गया है और इसकी जड़ें भारतीय समाज में बेहद सुदृढ़ है, मजबूत है। जाति व्यवस्था की जड़ें भारत में बेहद मजबूत है। इसी कारण से चुनावों के दौरान भारतीय जनता अपनी जाति के लोगों को वोट देना पसंद करती है, जिससे कि योग्य उम्मीदवार का चयन हो ही नहीं पाता। अरे खुद ही देख लो, जब चुनाव होते हैं तो हम कहते नहीं है यार ये हमारा मोमडन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, या हिंदू कैंडिडेट खड़ा हुआ है, या सिख कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसको हम वोट देंगे, इसको जिताएंगे। तो ये बीच में क्या आ गया, जाति। अब जब जाति बीच में आ जाएगी तो ये योग्य उम्मीदवार है, जिसमें काबिलियत है, जो कुछ करना चाहता है देश के लिए, उसको मौका नहीं मिल पाता। तो ये भी एक क्या है, चुनाव प्रणाली के समय की एक समस्या है जो भारतीय लोकतंत्र को क्षति यानी कि नुकसान पहुंचाता है। तो पहला रीजन तो यही हो गया, जातिवाद। दूसरा क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म। ये समझो सिंपल सी भाषा में, धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म बोला जाता है। भारत में धर्म के आधार पर भी मतदान किया जाता है। कुछ धार्मिक कट्टरपंथी संगठन जनता को धर्म के नाम पर अपने ही प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। चुनाव के दौरान काफी धार्मिक कट्टरपंथी संगठन होते हैं, संस्थाएं होती है, जो वो बोल देते हैं कि भाई कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति, वो कह देते हैं कि भाई अपने ही धर्म के लोगों को वोट देना। सिख से कह देंगे, जैन से कह देंगे, हिंदुओं को कह देंगे, ठीक है ना। माइनॉरिटी है उनको वो भी ऐसे करते हैं। तो धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा चुनाव के दौरान मिलता है। तो ये भी एक लोकतंत्र को क्षति पहुंचाता है, चुनाव प्रणाली के समक्ष एक समस्या है सांप्रदायिकता। आगे बढ़ते हैं, धन का प्रभाव। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, धन का प्रभाव। जब भी चुनाव होता है दोस्तों, तो धन काफी मात्रा में उम्मीदवार या पार्टी खर्च करती है ताकि वो जीत जाए। सिर्फ उनका एक मकसद होता है कि मैं एक वोट से जीत जाऊं, सिर्फ एक वोट से। तो उस एक वोट को पाने के लिए वो अपना पूरा पैसा लगाता है और मेरे ख्याल से उपहार भी बंटवाता है, यहाँ तक कि शराब भी बंटवाता है चुनाव के दौरान, ठीक है। तो भारतीय आम चुनाव में धन का बेहद प्रभाव होता है। चुनावों के समय प्रत्याशी जनता को लालच देकर तरह तरह के
उपहार बंटवाकर, शराब पिलाकर जनता के वोट हासिल करने का प्रयास करता है, जिससे प्रत्याशी का चुनाव खर्च बेहद बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में वही उम्मीदवार जीत जाते हैं जो बेहद अमीर होते हैं, और भारत की आम जनता से जुड़े लोग चुनाव नहीं जीत पाते। यानी कि वो चुनाव नहीं जीत पाता जो गरीब है, जो गरीब कैंडिडेट खड़ा हुआ है लेकिन काबिलियत है, पैसा नहीं है। जो सामने वाला पैसा खिला रहा है, जो ज्यादा यूज कर रहा है चुनावों में, ज्यादा प्रचार कर रहा है, वो जीत जाता है चुटकियों में। तो धन का प्रभाव भी एक समस्या है भारतीय चुनाव प्रणाली के समक्ष। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो गया। क्या हो गया? राजनीति का अपराधीकरण, मतलब राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो धीरे धीरे राजनीति के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहता है ये? भारतीय राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं। आपराधिक और बाहुबली छवि के उम्मीदवार जनता को डरावा धमकाकर वोट प्राप्त करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जिससे भारतीय राजनीति का क्या हुआ है? अपराधीकरण हुआ है। भारतीय राजनीति में अपराध को बढ़ावा मिला है। जनता को डरा देते हैं, धमका देते हैं, भाई हमें वोट देना वरना ये कर देंगे। ऐसा भी होता है। जब से चुनाव आयोग आया है फिर भी इस पर बंदिश लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो जनता को डरा धमकाकर वोट प्राप्त करना राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। ये भी एक समस्या है। तो हमने पढ़ा एक जातिवाद एक समस्या है, इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, सांप्रदायिकता का भी पड़ता है। तीसरा पढ़ा धन का प्रभाव, और चौथा पढ़ा राजनीति का अपराधीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ये अब देखते हैं। अब पांचवा पॉइंट किसमें आता है? परिवारवाद। परिवारवाद, फैमिलिज्म, परिवारवाद। भारतीय राजनीति के कुछ ही परिवारों का वर्चस्व है भारतीय राजनीति में। इन्हीं परिवारों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव जीतते रहते हैं, जिस कारण से योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाता। यही हो रहा है। कांग्रेस में आप देख लो, बीजेपी में आप देख लो, अगर प्रेसिडेंट देगा आप वो देखोगे एग्जाम्पल, तो उन्हीं का वर्चस्व है, उन्हीं राजनीतिक दलों का वर्चस्व है। योग्य उम्मीदवारों को नहीं मिल पाता मौका। वही पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे चुनाव धीरे धीरे जीतते रहते हैं, चाहे वो योग्य हो या ना हो, लेकिन लोग पार्टी को वोट। समस्या ये है हमारे देश में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। पार्टी के नाम पर, ना कि उम्मीदवार के नाम, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में कांग्रेस के चुनाव हुए तो क्या होता है? मान लो कांग्रेस हार रही है, मान लो बीजेपी जीत रही है, ठीक है ना, तो हम इस मानसिकता के साथ वोट डालने जाते हैं। हम ये कहते हैं कि यार कांग्रेस तो वैसे हार रही है तो उसको क्या वोट देना, सरकार तो बननी नहीं है, तो किसको जिताओ? बीजेपी को जितवा लो या आम आदमी पार्टी को जितवाओ। यही होता है ना भाई। कोई पार्टी हार रही है, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम कैंडिडेट देख ही नहीं रहे कैंडिडेट कौन सा है हमारे एरिया का। अरे पार्टी तो हार रही है, चलो सरकार नहीं बन रही, लेकिन आप उम्मीदवार जितवा सकते हो यार। उम्मीदवार को तो जितवाओ जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हो सकता है बढ़िया काम करे आपके क्षेत्र के लिए। तो यही होता है दोस्तों, परिवारवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वही चुनाव जीतते आते हैं और वही सरकार चलाते हैं, जिस कारण क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, ना समझ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा सही डिसीजन नहीं ले पाते, पॉलिसी नहीं बना पाते। ठीक है ना, तो पांचवा पॉइंट है परिवारवाद, जो हमने पढ़ लिया। छठा पढ़ते हैं दल बदल। भारतीय राजनीति में दल बदल भी एक बड़ी समस्या रहा है। सरकार बनाने के लिए सांसदों तथा विधानसभा सदस्यों को लालच देकर उनका दल परिवर्तन कराया जाता है, जिससे लोकतंत्र के नुकसान पहुंचता है और दल बदल बढ़ावा मिलता है। दल बदल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जितने भी एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, विधानसभा के सदस्य हो या सांसद हो, इनको लालच दे देते हैं भाई हमारी पार्टी में आ जाओ। वो दल बदल कर लेते हैं, दल को चेंज कर देते हैं अपनी पार्टी को और सरकार बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एक जातिवाद एक समस्या है चुनाव प्रणाली के समक्ष, सांप्रदायिकता एक समस्या है, धन का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, परिवारवाद और दल बदल, ये 6 पॉइंट हमने इसमें पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है इसमें, भारत की दृष्टि से भारत में कौन कौन से आम चुनाव सुधार किए जाने चाहिए। अब हमने पढ़ा कि भारत के चुनाव प्रणाली की समस्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि उस चुनाव प्रणाली की जगह जो समस्या है यानी कि, तो उसमें कौन कौन से चुनाव सुधार
किए जाने चाहिए हमारी चुनाव प्रक्रिया में। पढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट है इसमें, ऐसे राजनीतिक दलों तथा नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो जाति और धर्म के नाम पर वोट देने की या लेने की अपील करते हैं। और सिंपल है, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा ही मत करो, प्रतिबंध लगा दो। चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करता। ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि ये चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? सिंपल सी बात है, आपको पता है जब भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, मान लो सांसद के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, या लोकसभा यानी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जो भी चुनाव हो रहे हैं, हमारे देश का सिस्टम उल्टा है। उसमें क्या होता है, मान लो सांसद के चुनाव हो रहे हैं, जो पुराना सांसद है जो अपने पद पर बना हुआ है, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव जीतकर उसकी सीट बनवा जाए। समझ गए? वो त्याग पत्र नहीं देता। हालांकि होना क्या चाहिए, वो त्याग पत्र दे दे। भाई चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की डेट आ गई है, आप त्याग पत्र दो, दोबारा चुनाव होंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जो कैंडिडेट है पुराना, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके, जो भी इसके पास अभी शक्ति बनी हुई है उस पद की, वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा अगर वो त्याग पत्र दे देगा। तो होता क्या है, चुनाव आयोग को भी उसी सांसदों के, उसी विधानसभा सदस्यों के अधीन में रहकर चुनाव करवाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की, जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है ना। तो यही होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को चुनाव लड़े जाने से रोका जाना चाहिए तो जाति या धर्म के नाम पर वोट लेने की अपील करते हैं। दूसरा सुधार क्या होना चाहिए, चुनाव आयोग यानी कि ईसी को उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए जो तय खर्च से ज़्यादा धन खर्च करते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग को चुनाव के प्रचार पर होने वाले खर्च को भी स्वयं उठाना चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को प्राप्त अवसर मिल सके। अब मैंने बताया था कि जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, वो तय सीमा से ज़्यादा धन खर्च करते हैं, धन का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो चुनाव आयोग को उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना आप पैसा इसमें खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये सुधार होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, भारत में आम चुनावों के दौरान महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। महिलाओं को केवल 7 से 8% तक स्थानीय लोकसभा में प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुनाव में बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी जो सीट अभी लोकसभा में है 7 से 8%, उसको भी आगे बढ़ाया जाना धीरे धीरे चाहिए, ताकि उनको भी प्राप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर पूरे मिल सके। चौथा सुधार क्या होना चाहिए, भारत में साधारण बहुमत प्रणाली को अपनाया गया। बताया था मैंने, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम को अपनाया गया है। इस प्रणाली में बड़े बड़े राजनीतिक दल बेहद कम वोट प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली में आय सांख्यिकी को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारा मानना है भारत में सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामान्य बहुमत प्रणाली के स्थान पर सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ये सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या सुधार बताया मैंने कि जातिवाद यानी कि धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं उनके उन कैंडिडेट्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए चुनाव आयोग को, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। दूसरा है जो ज्यादा धन खर्च करते हैं चुनाव में तय सीमा से, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक सुधार है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, एक सुधार है। और सामान्य बहुमत प्रणाली यानी कि साधारण बहुमत प्रणाली की जगह क्या अपनाया जाना चाहिए, सामुदायिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अब 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग पर एक लेख लिखो कि चुनाव आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है, ये हम पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो हम पढ़ते हैं, जो ध्यान रखना दोस्तों, चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग एक ही बात है।
संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में चुनावों की प्रक्रिया को समान कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। 1993 तक चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था, परंतु इसके पश्चात से चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों को चुनाव आयुक्त कहा जाता है, इलेक्शन ऑफिसर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकता है। चुनाव आयुक्तों को अपने पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक है, तो चुनाव आयोग क्या है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव को समान रूप से संपन्न कराना। इसके सदस्यों को चुनाव आयुक्त कहा जाता है। और 1993 यानी कि 1993 तक चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था। और क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ी गई, अब 3 सदस्य चुनाव होते हैं इसके अंदर। और इसके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। ठीक है, और ये आयुक्त जो चुनाव आयुक्त होता है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब चुनाव आयोग के कार्य हम पढ़ लेते हैं। कार्य क्या है? पहला कार्य है इसका मतदाता सूचियों का निर्माण कराना। चुनाव आयोग क्या करता है? सबसे पहले हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे इसके कार्य, आपको समझ आएगा आप बेहद आसानी से। चुनाव आयोग का काम होता है मतदाता सूचियों का निर्माण करना। जो वोटर लिस्ट होती है उसका निर्माण चुनाव आयुक्त करवाता है, उसको बनवाता है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का निर्माण कराता है और यह प्रयास करता है कि भारत के सभी मतदान योग्य वयस्क नागरिकों का नाम इसमें शामिल हो। एक तो मतदाता सूचियों का निर्माण कराता है वो, और ये उसका ये पूरा प्रयास रहता है जितने भी योग्य वयस्क उम्मीदवार हैं या नागरिक हैं, सॉरी उम्मीदवार नहीं, जितने भी योग्य जितने भी वोटर्स हैं उनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो जो योग्य हो, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 से ऊपर हो। तो पहला कार्य इसका हो गया मतदाता सूचियों का निर्माण कराना। दूसरा हो गया चुनाव आयोग की घोषणा करना। दूसरा कार्य क्या है? चुनाव आयोग की घोषणा करना। जब मतदाता सूचियों का निर्माण करवा देता है या मतदाता सूची वोटर लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है? चुनाव की घोषणा करता है। ठीक है, और चुनाव आयोग उचित समय पर चुनाव की घोषणा करता है तथा नामांकन तिथि और मतदान की तिथि की घोषणा करता है कि नामांकन तिथि क्या होगी और मतदान की तिथि क्या होगी, ये वो बताता है। चाहे वो प्रेस के जरिए बताए या वो प्रिंट मीडिया के जरिए बताए। तीसरा, आचार संहिता का पालन करवाना। दोस्तों आचार संहिता का मतलब होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा उस समय ना हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, ये इसका मतलब होता है आचार संहिता। तो मतदान की तिथियों की घोषणा करने के पश्चात आचार संहिता लागू हो जाती है। जब मतदान की तिथि की घोषणा वो चुनाव आयोग कर देता है तो उसके तुरंत बाद देश में क्या हो जाता है? आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार आचार संहिता का पालन करें और यदि कोई दल और उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी वो कर देता है या उसका इलेक्शन रद्द कर दे, कुछ भी कर सकता है। दंड का मतलब नहीं उसका फांसी चढ़ा देगा, मतलब उसको जुर्माना लगा देगा। ठीक है ना, जो इलेक्शन में वो खड़ा हो रहा है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देगा, तो वैसे करता है। अगर वो किसी भी प्रकार का अहिंसा का सहारा लेता है, ठीक है ना, या फिर दंगा करता है, दंगा भड़काता है, कोई भी उम्मीदवार हो या दल हो, आचार संहिता का उल्लंघन अगर वो करता है तो उसको वो दंडित करता है। तो तीसरा कार्य क्या है? उसका आचार संहिता का पालन करवाना। चौथा पॉइंट क्या है इसका? मतदान संपन्न कराना। चौथा कार्य है जो मतदान है, जो वोट पड़े हैं उसको सही तरीके से संपन्न करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और मतदाता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सके। चुनाव आयोग ये देखता है कि कोई भी मतदाता किसी के दबाव में आकर वोट ना दे, अपने पसंद के अनुसार वो कैंडिडेट्स को वोट दे सके। ठीक है। पांचवा है चुनाव परिणाम की घोषणा करना। जब मतदान हो जाते हैं, जब सारा वोट डल जाते हैं तो क्या करता है? चुनाव की जो रिजल्ट है उसकी घोषणा वो करता है कुछ समय बाद, जब वोटों की गिनती हो जाती है।
चुनाव आयोग मतदान के पश्चात मतों की गणना करवाता है और सफल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करता है। दोस्तों बहुत सिंपल लैंग्वेज में वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको किताबों में ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने उसको समझा है उस हिसाब से मैंने वो लैंग्वेज बनाई है, उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ आसानी से समझ आए। तो चुनाव परिणाम की वो घोषणा करता है और मतों की गणना करता है, सफल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी वो करता है। छठा है, जब चुनाव जीत जाता है कोई भी कैंडिडेट तो उसके बाद वो क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह प्रदान उन्हें करता है। चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनमें चुनाव आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, बंटवारा करता है। तो चुनाव आयोग के हमने कार्य क्या क्या पढ़ लिए। एक तो पहला कार्य क्या होता है उसका, मतदाता सूचियों का निर्माण करवाना। दूसरा, चुनाव आयोग की घोषणा करना। तीसरा, आचार संहिता का पालन करवाना। चौथा, उसके बाद मतदान संपन्न करवाता है। पांचवा, फिर चुनाव की घोषणा करता है। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ। ठीक है।